स्वतंत्र भारत, मुट्ठी भर लोगों के लिए खुशहाली और अनगिनत लोगों के लिए दर्द भरी गरीबी, गगनचुंबी इमारतें और दम तोड़ती झुग्गी झोपड़ियां, जमींदार और भूमिहीन किसान, मालिक और मजदूर, गांव हो या शहर, वही पुरानी गरीबी की सजा, वही शोषण। मगर इतिहास के पन्ने उन लोगों की कुर्बानियों से भरे हैं जिन्होंने इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को तोड़कर एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए संघर्ष किया। इस संघर्ष में कई शहीद हो गए और कई बंदी बना लिए गए। इनके लिए अपनी अंतरात्मा की पुकार एक अटूट जंजीर बन गई और इन देशभक्तों की कहानी है जमीर के बंदी। जून 1975 को इमरजेंसी की घोषणा के साथ सरकारी दमन अत्याचारों की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। हजारों की संख्या में विभिन्न राजनीतिक विचारों के लोग जेलों में भर दिए गए और सैकड़ों सरकारी क्रूरता के शिकार हुए। मजबूर, निहत्थे और असहाय लोगों पर अत्याचार का नंगा नाच शुरू हो गया। जसबीर सिंह का बयान। इमरजेंसी लगते वक्त 2 बार मैं अरेस्ट हो चुका था। उसके बाद जब मैं छुटकर आया दूसरी बार इमरजेंसी में, तो फिर हमने बहुत बड़े पैमाने पर काला दिवस मनाने की योजना बनाई थी 26 जून 76 को। तो उसके लिए हमने बहुत सारे पोस्टर, पैम्फलेट और बाकी प्रचार सामग्री इकट्ठी करने की कोशिश की। पोस्टर हमने एक बनाया था जिसमें इंदिरा गांधी को जेल में दिखाया गया था और उसमें लिखा था कि तानाशाह की आखिरी जगह। तो इसी बीच में हमें 23 जून को अरेस्ट कर लिया गया इन सब चीज़ों के साथ एक कमरे में। तो अरेस्ट करके हमें पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने ले गए। उसके बाद हमें उस दिन पूरी रात करीब 2 बजे तक मारते पीटते रहे और पूछते रहे कि आपने ये प्रचार सामग्री कहाँ से छपाई है, पोस्टर कहाँ से छपा है और बाकी आपके और साथी कौन कौन है और कौन लिंक है आपके, कैसे आप काम करते हैं। 24 जून को रात को हमें उन्होंने हथकड़ियाँ लगाकर एक बल्ली हमारे कंधे पर रखी और उसके पीछे से हाथ उठाकर ऊपर बांध दिया गया खिड़की के साथ। इस तरह काफ़ी देर, करीब 1-1.5 घंटा बांधे रखा। और जब हम 3 लोग थे और तीनों लोग हम करीब 1 घंटे बाद बेहोश हो गए थे। देवनाथन और वासंती रमन का बयान। They got a lead on one underground shelter of which I used to visit when they kept a watch on that place, and some days after they had started this watch, when I went there to, in fact, to leave the place, to abandon that shelter and to shift our literature. गिरफ्तार करके मुझे बॉम्बे सीआईडी की बोल्शेविक शाखा में 8 दिन तक रखा गया। The Bolshevik branch of Bombay CID. I was kept in that office for about 8 days. लगातार पूछताछ की वजह से 1 मिनट भी सोने का मौका नहीं मिला और गर्दन और पीठ पर बेरहमी से मारा गया। मेरे बाल पकड़कर निर्दयता से इधर उधर घसीटा गया कि मुट्ठी भर बाल सर से उखड़ आए। अगले दिन पैर के तलुओं को मार मार कर घायल कर दिया गया। And beaten on the soles of my feet. One night my hands were tied up
to the beam. एक रात मेरे हाथ खिड़की से बांध दिए गए और इस हालत में मैं रात भर रहा। Put in a very दूसरे दिन मेरी बाहें ऊपर उठाकर कंधे और गर्दन के बीच में लाठी फंसा दी गई। and a lathi is कई घंटों के बाद जब मुझे खोला गया तो मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। collapsed and fell down on the ground. But after 8 days, the Bombay police thought that I would not talk, so they gave up and they sent me to the. 8 दिन की यातना के बाद भी जब मैंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया तब मुझे पुलिस के हवाले कर दिया गया। The Andhra police. अब आंध्रा पुलिस की बारी थी जिसे क्रूरता बरतने का ज्यादा तजुर्बा है। They tortured me mainly by. उन्होंने मेरी कलाइयां तोड़ने की कोशिश करी और उंगलियों में कीलें चुभा चुभा कर मेरा हाथ बेकार कर दिया। They also pushed मेरी हालत ऐसी हो गई थी my fingers. कि मुझे अस्पताल भिजवाना पड़ा जहां डॉक्टरों ने मुझे पुलिस की मर्जी के खिलाफ भर्ती कर लिया। Admitted to the hospital by the. इस पर पुलिस ने मेरी पत्नी को गिरफ्तार कर Then लिया। arrested my wife. See, I was arrested 1 month after Dev was arrested, and I went to the B branch CID office in Bombay. मैं देव की गिरफ्तारी के 1 महीने बाद पकड़ी गई और पुलिस डिप्टी कमिश्नर और अन्य अफसरों के सामने लाई गई। 4 Andhra officers were there, and they started questioning me. अभी घंटा भी नहीं हुआ था कि आंध्र पुलिस के कुछ अफसरों ने मेरा बलात्कार करने की धमकी दी और यह कहा कि यदि मैंने कुछ बताने से इनकार किया तो मुझे और यातनाएं दी जाएंगी। I was broken in. यदि जेल की दीवारें बोल सकती तो न सिर्फ अत्याचार और बर्बरता की कहानियां कहती बल्कि देशभक्तों की हिम्मत और जिंदा दिली की गवाहियां भी देती। देवी प्रसाद त्रिपाठी का बयान। ईरान के जन विरोधी शाह और राजनीतिक दमन के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 83 ईरानी छात्र तिहाड़ सेंट्रल जेल में डाल दिए गए। वहां पर उन्हें अलग अलग कोठरियों में बंद किया जा रहा था। छात्रों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि हम एक ही वजह से और एक ही साथ पकड़े गए हैं, इसलिए एक ही साथ रहेंगे। जेल में सीआरपी बुला ली गई। Then they asked, put the jail warders on them. They tried to beat them up. When they resisted. मुझे अच्छी तरह याद है 29 अप्रैल 1976 शाम के 3:30 बजे सारा जेल आंसू गैस से भर गया और ईरानी छात्रों पर सीआरपी की बर्बर लाठियां बरसनी शुरू हो गई। हम लोगों ने तौलिए गीली करके अपनी आंखों पर रख लिए जिससे हम अपने उन ईरानी भाइयों और बहनों का रोना पुकारना देख सुन सकें जिन पर सीआरपी की लाठियां बरस रही थीं। उनमें से 8 विद्यार्थी बेहोश हो गए। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं भारत के जेलों में। All these things to happen in Indian jails. The jail life in any case was the source of strength also because we thought that all of us, irrespective of our political opinions. जेल की जिंदगी और अन्य साथियों के संपर्क से हमें हमेशा साहस और उत्साह मिला। अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के बावजूद भी हम अच्छी तरह जानते थे कि हम एक जन आंदोलन के भाग हैं और हम एक ऐसे समाज के लिए लड़ रहे हैं जहां जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचला नहीं जाएगा। इमरजेंसी के दौरान मध्यम वर्ग को वह सब सहना पड़ा जो गरीब हमेशा से सहते आए हैं। गरीबों के लिए इमरजेंसी का मतलब हुआ और भी अत्याचार। इमरजेंसी से पहले भी तेलंगाना आंदोलन के बाद हजारों क्रांतिकारियों की हत्या कर दी गई थी और कहीं बड़ी तादाद में क्रांतिकारी जेलों में डाल दिए गए थे। 1967 के नक्सलवादी कृषक संग्राम के बाद जिसने भी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया, चाहे वो भूमिहीन किसान हो या मध्यम दर्जे का विद्यार्थी, उस पर नक्सलवादी की मोहर मढ़ दी गई। झूठे सरकारी गवाह, बेइंसाफ अदालतें और लंबी लंबी कानूनी कार्रवाइयां आम बात हो गई। मेरी टायलर का बयान। I went to India at the beginning of 1970, intending to spend 6 months there. 1970 में 6 महीने की भारत यात्रा में मैंने गरीबी और अन्याय की असहनीय पीड़ा देखी। मेरी शादी एक भारतीय से हुई जिसे मैं लंदन से ही जानती थी। तभी से मैं अपने आप को भारत की जनता के और करीब पाती हूँ। आप किन हालातों में गिरफ्तार की गईं? I was arrested from the home of a poor peasant in a village near the border of Bihar and Bengal. बंगाल और बिहार के सीमा पर सिंहभूम जिले के एक गरीब किसान के घर में
मैं सवेरे का नाश्ता करके उठी ही थी कि हथियारों से लैस पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले गई। Just took me away. आपके ऊपर क्या इल्जाम लगाया गया? I was not formally charged for 3 years, although I was accused of. नियमित रूप से मेरे ऊपर कोई इल्जाम 3 साल तक नहीं लगाया They गया। even accused me of कानूनी तौर से सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश का आरोप मेरे ऊपर 3 साल बाद लगाया गया। to India. हालांकि जिस अफसर ने मुझे गिरफ्तार किया था उसने मुझे नक्सलवादी और चीनी एजेंट कहा और कहा कि मैं भारत में हथियार छुपा कर लाई हूँ। In government. जेल में सबके साथ आप ही के समान व्यवहार किया जाता था? In those areas got. Well, the treatment which I got was in many ways not typical, because the Indian government has still got the same set of jail rules which were made by the British colonialists and which भारतीय सरकार अभी भी अंग्रेजी उपनिवेशवादियों के बनाए गए कानून का पालन करती However, है, I did write a इसलिए मेरे साथ औरों के मुकाबले में अच्छा व्यवहार किया जाता था। हालांकि मैंने एक अर्जी भी दी थी कि मुझे वही सुविधाएं चाहिए जो औरों को हासिल हैं। less harshly in many ways than other prisoners. As for the conditions in the jails, first of all, they're extremely overcrowded, both because many political opponents of the regime were being arrested, and also because people were not brought to trial, so that even जेल बुरी तरह से भरे थे, जिसकी 2 वजहें हैं। पहली कि सरकार के बहुत से राजनीतिक विरोधी थे, और दूसरी कि कानूनी कार्यवाही के लिए बंदियों को अदालत नहीं ले जाया जाता था। छोटे मोटे अपराधों के सिलसिले में पकड़े गए लोग भी 3-4 साल से ज्यादा समय तक जेल में पड़े रहते थे। शौचालय और नहाने का प्रबंध बहुत खराब था। नहीं के बराबर अस्पताली और स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण खसरा, तपेदिक, छोटी माता, मलेरिया और दस्त आदि कई छूत की बीमारियां फैली हुई थी। दवा का नामो निशान नहीं था। Apart from that, there were severe water problems. Clothing was not supplied according to jail. पानी की परेशानी के साथ साथ जेल के नियमानुसार कपड़े नहीं मिलते थे। Arbitrary, that means that मिलने वालों का आना बिना घूस दिए नहीं हो पाता था। bribes to give people पत्र खोलकर पढ़े जाते थे और अखबारों पर कड़ी निगाह रखी जाती थी। and in general, अधिकतर कैदी मुकदमा तो क्या, अदालत का मुंह देखने की भी उम्मीद नहीं रखते थे। let alone of a trial, but of being taken to court at all. You mentioned जेल में आपने बर्बरता की कोई घटना खुद देखी? torture in the prisons. I did not खुद witness नहीं, torture in the prison. परंतु औरों के साथ बर्बरता की वारदातें मैंने देखी हैं। And of course, there was an instance when I was in Hazaribagh Central Jail in July 1971, when 16 prisoners were shot dead and 31. 1971 में हजारीबाग सेंट्रल जेल के वार्डन ने 16 बंदियों की गोली मारकर हत्या कर दी और 31 को घायल कर दिया। अत्याचार और बर्बरता की जो कहानियां हम सुनते हैं वो जेल में आने के पहले पुलिस चौकी में ही घट चुकी होती हैं। पुलिस चौकी में बंदियों को सता सता कर मार डालने और जिंदा आदमी को उबलते पानी में फेंक देने की घटनाएं हुई हैं। इमरजेंसी के बाद अत्याचार और बर्बरता और भी बढ़ गई है। Very reliable sources mean that torture has become more widespread in India. बिहार सेंट्रल जेल में बंदियों को बिजली के झटके देकर सताया जा रहा है, जहां आम आदमी ने बिजली का नामो निशान भी नहीं सुना है। इससे पता चलता है कि सरकारी दमन मशीनरी दिन पर दिन आधुनिक होती जा रही है। Was almost unknown at the time I was there, so it seems that the methods of torture are becoming more sophisticated. प्रणब मुखर्जी का बयान। নাগাল্যান্ডে একটা ঘটনা বলছি, তখন আমি ওখানে ছিলাম। তো সেখানে একদিন সকালবেলা ভদ্রমহিলা এসেছেন, তিনি প্রেগনেন্ট, চাষের খেতে এসেছেন। ये नागालैंड की घटना है। अचानक बीएसएफ के एक दस्ते ने खेत में बैठी एक गर्भवती महिला, उसके पति और साथ बैठे कुछ अन्य लोगों पर गोली बरसानी शुरू कर दी। कुछ लोग बचकर भाग निकले, पर इस महिला का पति बीएसएफ की अंधाधुंध गोलीबारी का शिकार हुआ। ভদ্রমহিলা পালাতে গেছেন, তখন তার ঠাইতে গুলি লাগে এবং পড়ে যান। পরের দিন উনি সবাই মিলে भागने की कोशिश में बेचारी महिला घायल कर दी गई। अगले दिन उसका सर कटा हुआ मृत शरीर पाया गया। उसका पेट संगीन से फाड़कर पेट का बच्चा उसके मुंह पर फेंक दिया गया था। लोग अक्सर जिंदा जला दिए गए हैं और यहाँ तक कि आधे जले शरीर का भी बलात्कार किया गया है। এই ধরনের ঘটনা ওখানে প্রচুর আছে। যেমন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, আগুন লাগাবার পরে হাফ মানে ডেড বডিগুলো যেমন অর্ধেক পুড়ে গেছে,
সেগুলোর উপরে রেপ করেছে। এই সমস্ত ঘটনাগুলো নাগাল্যান্ডে রয়েছে। পুলিশ লকআপে যে মারধর করেছিল সেই চোটগুলো আমার মোটামুটি চলে গেছে, কিন্তু চোট আছে। पुलिस की गिरफ्त में लगे मेरे कई घाव ठीक हो चुके हैं, पर एक अभी तक ठीक नहीं हुआ है। দাবি দাওয়া নিয়ে যেমন জঙ্গল অপারেশন ওখানে আছে, যাতে করে ওই ধরনের জঙ্গল অপারেশন নাম করে সমস্ত গ্রামে গ্রামে অত্যাচার চালানো হয়। তারপর ওখানে বিভিন্ন রকম অকারণভাবে নাগাল্যান্ডের ভেতরে আর্মি রাখা আছে, হ্যাঁ, এই তারা নানা রকম অত্যাচার চালায়। আমার দাবি ছিল যে ভেতর থেকে সমস্ত ধরনের এসব আর্মি সরিয়ে নিয়ে যাও, এসব জঙ্গল অপারেশন বন্ধ করো, এসব জিনিসগুলো আমার দাবি ছিল এবং সেই দাবির ভিত্তিতে আমি হাঙ্গার স্ট্রাইক করি। जेल के भीतर से मैंने ग्रामवासियों पर पुलिस के अत्याचार और दमन को खत्म करने की मांग करी। এবং এনে नागालैंड से सेना हटाए जाने की मांग करते हुए मैंने जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। চালানো হয় এবং তখন अभी भूख हड़ताल का दूसरा दिन ही था। ঘাড়ে मुझे जेल के दफ्तर में ले जाया गया और इतनी निर्दयता से पीटा गया कि आज भी मैं बिना कमर पेटी पहने उठ बैठ नहीं सकता। চলতে হয়। এইটা না রাখলে পরে এটা যদি না থাকে তাহলে আমি দাঁড়াতে পারি না, ভালো বেশিক্ষণ বসতে পারি না, হ্যাঁ, শুয়ে থাকতে হয় আর কি। निमाय घोष का बयान। So many friends, our comrades, killed inside the jail. So many. पुलिस बर्बरता के शिकार हमारे कितने ही साथी जेलों में मौत के घाट उतार दिए गए। 16 दिसंबर 1970 को लोहे की सलाखों से पीट पीट कर हमारे 2 नौजवान साथियों की हत्या कर दी गई। आपने ये देखा? जी हाँ। और आप कुछ भी नहीं कर सके? हमारी मजबूरी ये थी कि हम दूसरी कोठरी में बंद थे। पुलिस एक कोठरी से 1 या 2 कैदियों को बाहर ले जाकर पीट पीट कर अधमरा कर देती थी। उसके बाद वे दूसरी कोठरियों से दूसरे कैदियों को बाहर ले जाते थे। Next cell open and there they come out another comrades and they are brutally tortured. This I feel very happy. मुझे खुशी है कि मैं जेल से रिहा हो गया, पर जो साथी शहीद हो गए या जेल से बाहर ना आ सके उनका दुख मुझे हमेशा रहेगा। एक दिसंबर 1975 को आंध्र प्रदेश के मुशीराबाद सेंट्रल जेल में 2 कृषक नेता किश्ता गौड़ और भूमैया फांसी पर चढ़ा दिए गए। स्वतंत्र भारत में राजनैतिक बंदियों को फांसी देने की यह पहली घटना थी। We learned the news almost hours after they were hanged. And सुब्बा राव का बयान। विशाखापट्टनम जेल में फांसी की खबर हमें घंटों बाद मिली। फौरन ही न केवल राजनैतिक बंदी बल्कि सभी ने एक दिन का खाना छोड़ देने का फैसला किया। घटना की पूरी कहानी हमें तब पता चली जब हम मुशीराबाद जेल में लाए गए। अन्य बंदियों और यहाँ तक कि खुद किश्ता और भूमैया को केवल 12-13 घंटे पहले बताया गया कि उन्हें फांसी पर चढ़ाया जाने वाला है। उस रात सारे बंदी क्रांतिकारी गीत गाते रहे। and they all boycotted food and sang entire night. వాగు వలవల ఏచేరా ఓ చెలి కాడ వాగు జల జల ఏచేరా ఓ చెలి కాడ వాగు జల జల ఏ। सवेरे 5 बजे जेल शांत हो गया। किश्ता और भूमैया जेल की अंधेरी कोठरी से निकाले गए जिसमें वे 4 साल से बंद थे। गलियारे से जाते हुए इन 2 वीर क्रांतिकारियों ने नारा दिया, विप्लवम वर्धिल्लाली, इनकलाब जिंदाबाद। जेल में बंद अन्य साथियों ने नारा दोहराया। साथियों की आवाज जेल की 4 दीवारी के भीतर गूंजती रही और भारत के 2 वीर क्रांतिकारी फांसी पर चढ़ा दिए गए। 26 जनवरी 1976 गणतंत्र दिवस की परेड। सेना के बैंड की धुन गूंज रही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
मार्च 1977 के चुनाव में जनतंत्र की वापसी का एकमात्र नारा देकर जनता पार्टी ने सत्ता संभाली। कई राजनीतिक बंदी रिहा भी कर दिए गए। परंतु राजनीतिक बंदियों का सिलसिला ना ही इमरजेंसी के साथ शुरू होता है और ना ही इसके साथ खत्म। 1974 में एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार केवल पश्चिम बंगाल में 17,000 राजनीतिक बंदी थे। इमरजेंसी के दौरान यह संख्या बढ़कर 1 लाख से भी ऊपर पहुंच गई और आज इमरजेंसी के 1 साल बाद भी करीब 2,000 नागा, मिजो और नक्सलवादी राजबंदी जेलों में बंद हैं। यह संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि अक्सर राजनीतिक बंदियों को अपराधियों की श्रेणी में गिना जाता है। जेल के क्लास सी में गरीब लोग रखे जाते हैं। ठूस ठूस कर भरी ये स्वास्थ्यहीन कोठरियां हमेशा इसी हालत में रही हैं। अक्सर कुछ सुखी संपन्न लोग बहस करते हैं कि यदि जेल की हालत सुधार दी जाए तो गरीब भूखमरी से बचने के लिए बाहर के बजाय जेल में ही रहना पसंद करेगा। श्री जयप्रकाश नारायण का बयान। इमरजेंसी की हार का सबसे ज्यादा असर जन मुक्ति आंदोलन पर हुआ, परंतु फिर भी बहुत से नक्सलवादी, नागा और मिजो राजनीतिक बंदी अभी भी जेलों में कैद हैं। Well, I think I'm in agreement with you that as long as there are prisoners of conscience or political prisoners, जब तक ज़मीर के बंदी जेलों से छूटकर बाहर नहीं आ जाते, जनता सरकार से हमारी उम्मीदें पूरी होती हुई नहीं दिखती हैं। मेरे विचार से जनता सरकार पर बराबर दबाव डालते रहना चाहिए। जन आंदोलन भी जरूरी हो सकता है। जन जागरण, सर्वोदय अभियान, नौजवान और प्रेस की मदद से जनता सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि वे राजनीतिक बंदियों को रिहा करें। सर्वोदय मूवमेंट, प्रेस, all these help in this process. जेल की दशा में सुधार और बंदियों के साथ क्रूरता का व्यवहार खत्म कराने के लिए कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। Well, I think committees by themselves would not be sufficient. It depends on what attitude the government takes on the recommendations of the committee. केवल कमेटी ही काफी नहीं होगी। ये तो निर्भर करता है कमेटी के सुझावों के प्रति सरकार के दृष्टिकोण पर। लागू किए जाने का समय आने तक कमेटी के सुझाव इतने बदल दिए जाते हैं कि उनका कुछ अर्थ ही नहीं रह जाता है। जेल की घटनाओं के प्रति सचेत और जागरूक रहना सबसे जरूरी बात है। जेल में कायदे कानून होने के बावजूद भी जेलर और सुपरिंटेंडेंट मालिक बन बैठे हैं और वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। समय समय पर पुलिस और नक्सलवादियों की मुठभेड़ की खबर प्रांतीय सरकारों ने प्रेस को दी है। आए दिन बढ़ती हुई मुठभेड़ों को ध्यान में रखते हुए 1977 में भूतपूर्व न्यायाधीश श्री तारकुंडे की अध्यक्षता में नागरिक अधिकार कमेटी की स्थापना की गई। कमेटी की अब तक जमा रिपोर्ट के अनुसार साफ जाहिर है कि कई मुठभेड़ें कभी हुई ही नहीं, बल्कि सच्चाई ये है कि बहुत से निहत्थे नागरिक खड़े करके पुलिस की गोलियों से भून दिए गए और अगले दिन इसे मुठभेड़ का नाम दे दिया गया। बंदियों को यातना देने, जान से मार डालने और मृत शरीर को ठिकाने लगाने की घटनाओं में विभिन्न दर्जों के पुलिस अधिकारी शामिल हैं। इमरजेंसी की घोषणा के फौरन बाद गिरायपल्ली जंगल से तथाकथित पहली मुठभेड़ की खबर आई। अब जाकर पता चल पाया है कि इस मुठभेड़ में 15 से 25 वर्ष की उम्र के 4 नौजवान मौत के घाट उतार दिए गए। इनके नाम हैं जनार्दन राव, मुरली मोहन रेड्डी, सुधाकर और आनंद राव।
जांच से पता चला कि रोज सवेरे ये चारों डाक बंगले को ले जाए जाते थे और शाम को दर्द से कराहते, खून से लथपथ वापस लौटा कर लाए जाते थे। चौबीस जुलाई 1975 को अंधेरे में पुलिस इन्हें गिरायपल्ली जंगल में ले गई। चारों को सर से पैर तक अलग अलग पेड़ों से बांध दिया गया। इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। आंध्र प्रदेश के स्पेशल पुलिस के सब इंस्पेक्टर को इन्हें गोली मारने का हुक्म मिला। उसने इनकार कर दिया। हुक्म का पालन न करने के कारण उसे सुपरिटेंडेंट ने गाली दी। पुलिस की गोली का शिकार होने के पहले चारों नौजवानों ने क्रांतिकारी नारे लगाए। आपके साथ आपके पति भी पकड़े गए थे, क्या उनकी रिहाई के लिए कुछ किया जा सकता है? Well, I feel that it would be immoral even to demand just his release when there are so many thousands of people in the same conditions and in worse conditions. मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं होगा कि सिर्फ मेरे पति की रिहाई की मांग करी जाए, जबकि हजारों लोग उनसे भी बुरी हालत में जेल में बंद हैं। जैसे कि अन्य 2 जेलों में बंदियों को डंडा बेड़ी पहनाकर रखा जाता है। जिन पर नक्सलवादी होने का संदेह भी होता था, उन्हें फौरन डंडा बेड़ी पहना दी जाती थी। जेल के नियमानुसार ये डंडा बेड़ी केवल उन्हीं लोगों को पहनाई जानी चाहिए जो पागल हैं या जिनसे औरों की जान का खतरा है या जिन्होंने भागने की कोशिश की है। कुछ लोग दिन रात इन्हीं डंडा बेड़ी से 5 साल से बंधे हैं। मैं तो इसी बात की शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पति इस हालत में नहीं हैं। मैं जो भी करूंगी वह सभी बंदियों के लिए होगा, न कि केवल मेरे पति के लिए। अदृश्य कुमार का बयान। इस जेल में मुझे 1 महीने तक रखा गया और उस जेल में मैं करीब 1.5 साल तक था, मगर जेल के अधिकारी हमें जेल के और करीब नहीं जाने देंगे। जेल से रिहा होने के बाद आप क्या कर रहे हैं? गिरफ्तार होने के समय मैं मेडिकल कॉलेज का विद्यार्थी था और रिहाई के बाद मैंने अपनी पढ़ाई फिर से जारी कर दी। आजकल मैं राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए काम कर रहा हूँ। हमारी कमेटी सारे पश्चिमी बंगाल में सक्रिय है और पुलिस बर्बरता और अत्याचार का पर्दाफाश करने के लिए हम जनसभा, जुलूस, प्रदर्शनी आदि का आयोजन करते हैं। पश्चिम बंगाल में आपको इसमें सफलता मिली है? कुछ हद तक हम सफल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में राजनीतिक बंदियों की रिहाई का फैसला किया है। दूसरी तरफ केंद्रीय जनता सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। ये बंदी मुक्ति कमेटी का दफ्तर है जहां से हम लोग अपना अभियान चला रहे हैं। कलकत्ता में स्थित बंदी मुक्ति और गड़दाबी प्रस्तुति कमेटी अन्य जन मुक्ति संस्थाओं की तरह जनता के समर्थन पर निर्भर है। कमेटी का काम शाम को होता है और दिन में यह एक वकील का दफ्तर बन जाती है। कमेटी के अधिकतर सदस्य स्वयं राजनीतिक बंदी रह चुके हैं। इसके संचालक श्री पीयूष डे ने 3 साल और उनकी पत्नी श्रीमती तनुश्री ने 1.5 साल जेल में काटे हैं। उनका लड़का जेल में पैदा हुआ जिसका नाम रख दिया गया विप्लव यानी क्रांति। इमरजेंसी की हार के बाद सब राजनीतिक बंदियों की बिना शर्त रिहाई की आशाओं पर पानी फिर गया जब बंदियों का हिंसा में विश्वास का प्रश्न उठाया गया। रिहाई की शर्त बना दी गई हथियारबंद लड़ाई को त्याग देना। कई बंदियों ने इन शर्तों पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। मगर हिंसा की बुनियाद कौन डालता है? कौन इस हिंसात्मक व्यवस्था को जारी रखता है? और कौन है वो गरीब जो इसके शिकार होते हैं?
ग्रामीण क्षेत्र में। भूमिहीन और गरीब किसानों पर अत्याचार आम बात हो गई है। बड़ा जमींदार अक्सर गांव की 1/4 से भी ज्यादा जमीन का मालिक ही नहीं, बल्कि अपने इलाके का राजा भी बना बैठा है। घरेलू या खेत के काम के लिए वह गुलामी और मुफ्त मजदूरी करवाता है। अक्सर गरीब तबके की औरतें जमींदार की हवस का शिकार होती हैं। उसके पास लाठी, भाले और गैर कानूनी बंदूकों से लैस निजी फौज होती है। पुलिस का जमींदार से रिश्वत पाना आम बात है। खेतीहर मजदूरों के खिलाफ पुलिस और जमींदार की मिली भगत चलती है। अधिकतर खेतीहर मजदूर नीची जाति के या हरिजन हैं। जब भी इस अत्याचार की व्यवस्था के विरुद्ध कोई कदम उठाता है तो उसे नक्सलवादी कहकर पुलिस और जमींदार वर्ग को आतंक फैलाने का बहाना मिल जाता है। शहरी क्षेत्र में वेतन न मिलने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे स्वदेशी कॉटन मिल के मजदूरों पर 6 दिसंबर 1977 को मिल की सीमा में घुसकर पुलिस ने गोली बरसानी शुरू कर दी। 2 घंटे की गोलीबारी में कई मजदूरों की जानें गईं। सरकारी बयान के अनुसार 11 मजदूर मारे गए। कुछ मजदूरों का कहना है कि 60 जानें गईं। एक आम खबर के अनुसार 105 मजदूर मारे गए। इस हत्याकांड के बाद 230 मजदूर गिरफ्तार किए गए। कुछ मजदूरों का कहना है कि उन्हें मुर्दा शरीर ठिकाने लगाने के लिए मजबूर किया गया। कुछ मृत शरीर भट्टी में फेंक दिए गए और कुछ यमुना नदी में बहा दिए गए। इमरजेंसी के दौरान बहुत सी शक्तियां तानाशाही के खिलाफ एकजुट हो गई थी। आपके विचार से आज भी ये एकता बनी रहेगी? शायद सब नहीं, पर निश्चय ही हम एक संयुक्त मोर्चा बना सकते हैं जिसमें मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग और यहाँ तक कि कुछ छोटे छोटे और विदेशी प्रभुत्व के विरोधी पूंजीपति भी शामिल होंगे। केवल ऐसे वृहद संयुक्त मोर्चे की मदद से ही हम इन सब शक्तियों, पार्टियों और लोगों की एकता बनाकर जनतंत्र के लिए अभियान चला सकते हैं। ये याद रखना आवश्यक है कि इमरजेंसी के विरुद्ध संघर्ष में हमने केवल अपना संघर्ष करने का हक वापस जीता है। क्या आज गांधीवादी भी वर्ग संघर्ष अपनाने को तैयार हैं? Well, I think it's inevitable because हाँ, ये तो जरूरी है। मेरे ख्याल में गांधीवादियों को भी वर्ग शोषण की समस्या पर ध्यान देना है और उनका उद्देश्य शोषण खत्म करना है। ये वर्ग व्यवस्था का ही भाग है। which is also part of the class system, and their aim is to abolish all this. The Gandhians would also गांधीवादी भी शासक वर्ग या शोषक वर्ग को शिक्षित और परिवर्तित करना चाहेंगे, मगर उसमें ये सफल न हो पाए, ये भी एक संभावना है। change their attitudes, etc. That may not be very successful, but that also is a factor. इमरजेंसी की हार से जनवादी आंदोलन के नए द्वार खुल गए। किसानों ने सामंती व्यवस्था के विरुद्ध अपना जंग जारी कर दिया। मजदूरों ने मांग की कि उनकी मेहनत का फल बंदूक की गोली नहीं बल्कि उचित वेतन है। दलित तबके के लोगों के जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जनमुक्ति आंदोलन की बढ़ती हुई चेतना का मुख्य भाग हो गया। पुरानी संस्थाओं जैसे लीगल एड कमेटी पश्चिम बंगाल और ओपीडीआर आंध्र प्रदेश के साथ साथ नई लोकतांत्रिक संस्थाएं जैसे PUCL खुल गई हैं।
केरल में जनता ने एक भ्रष्ट मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए मजबूर कर दिया, जिसने इंजीनियरिंग के छात्र राजन की हत्या और सताए जाने की घटना को ढकने की कोशिश करी। किंतु बर्बरता की घटनाएं अनगिनत हैं और दोषी अपराधियों को दंडित करने की मिसालें गिनी चुनी ही। 5 साल तक जेल में आपने हिम्मत कैसे बांध के रखी? I think the main thing is that one is not alone, even though one is sometimes physically alone. काल कोठरी में बंद इंसान चाहे थोड़े समय के लिए शारीरिक रूप से अकेला रहे, लेकिन मानसिक रूप से अकेला नहीं होता। इंसान को पता रहता है कि एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए न केवल भारत में बल्कि दुनिया के हर कोने में लोग यातनाएं सह रहे हैं। मुझे यह भी पता था कि जेल के भीतर और बाहर लोगों का सहयोग मेरे साथ है। এবং যে কোনো জায়গায় এরকম লড়াই চলুক, সেখানটাতে আমি তাদের একজন হয়ে উঠি। जहाँ कहीं भी दलित अपनी लड़ाई शुरू करते हैं, मुझे लगता है कि उनका साथ देना चाहिए, उन्हीं में से एक हो जाना चाहिए। इंसान की निजी विचारधारा उतनी जरूरी नहीं है जितनी दलित वर्ग की मुक्ति की पुकार। মানুষের মুক্তি হচ্ছে সবচেয়ে বড় মুক্তি। काटे ना यह गीत मिदनापुर जेल के बंदियों का लिखा हुआ है। रात का अंधेरा बीत नहीं रहा, चावल के बर्तन खाली हैं, मेरी आंखों में आंसू और हृदय में आग है। माँ, मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? हृदय जले रे राखीते ना पारी माয়ের মান काटे ना आधार रात घरेতে পুরালো ভাতুকে জলে রে আমার হৃদয় জলে রে রাখীতে না পারি মায়ের মান আর সাধে না রে আর সাধে না রে যখন শুনি পাহাড় কাঁপে গণপৌজের পায়ের তালে আগুন জ্বলে ধ্বনির প্রাসাদে আর সাধে না রে আর সাধে না রে যখন শুনি পাহাড় কাঁপে গণপৌজের পায়ের তালে আগুন জ্বলে ধ্বনির প্রাসাদে কখন মন যেতে চায় চলে আমায় রাখিস जनसेना के बढ़ते कदमों की गर्जन से पर्वत कांप रहे हैं और रईसों के महल ध्वस्त हो रहे हैं। माँ, मुझे मत रोक, मैं निकला हूँ सूर्योदय का आगमन करने। वे जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदलने की चेष्टा में बंदी बना लिए गए, न ही केवल सरकार के बंदी हैं, बल्कि खुद अपनी चेतना के भी बंदी हैं। उनकी रिहाई के लिए संघर्ष भारत की जनता के लिए सच्चे जनतंत्र और सच्ची स्वतंत्रता के संघर्ष का एक भाग है।